देखिए, संविदा अधिनियम की जो सेक्शन चल रहा था आपका 43 चल रहा था भाई। ये 43 से क्वेश्चन आपका बनता है। एक नहीं, 44 ही पढ़ा जाएगा, पहले फिर 43 देखिए। अभी एक दो क्वेश्चन उसमें छूट गया था। 43 से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है वो अभी एक छूटा था आपका, उसको भी बताना है। देखिए आपका 43 फिर निकालिए भाई। आपका संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। यानी कि हम ये बताए थे ऑप्शन कि अगर ए, बी तथा सी तीनों ने मिलकर ये डी से वादा किया है कि हे डी, हम लोग तीनों मिलकर तुम्हें 3,000 रुपया देंगे, तो डी को ये विकल्प है कि या तो पूरा 3,000 ए से वसूल ले, या बी से, या सी से, या इनमें से किसी दो से, या तीनों से। तो पहला जो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल निकला वह ये निकला कि संयुक्त जो प्रामीजर हैं, यानी कि वचन ज्वाइंट प्रामीजर हैं, जो संयुक्त वचनदाता हैं, उनका दायित्व क्या होता है। पहला क्वेश्चन गलत न हो, संयुक्त एवं पृथक दोनों होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि क्या संयुक्त वचनदाताओं में कंट्रीब्यूशन या अंशदान होता है कि नहीं। तो आपका जवाब रहेगा, अगर पूछा जाए कि अंशदान का सिद्धांत, तो उसको लिखिए, कल हो सकता है छूट गया हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, पेरेक्ट पर भी लिख सकते हैं या कॉपी पर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन या अंशदान का सिद्धांत आपका किस सेक्शन में समाहित है। तो 43 मार्क कराइएगा। अंशदान का मतलब ये हुआ कि अगर डी ने ए से पूरा पैसा वसूल लिया तो ए बाद में बी और सी से उनका हिस्सा वसूल सकता है। तो बताइए, कल भी उदाहरण पिछले लेक्चर में बताया गया था कि 3,000 का वादा किए हैं, तीनों पर बराबर बराबर बांटिए। तो ए का 1,000 हुआ, बी का 1,000, और सी पर कितना पड़ा 1,000, और ए 3,000 दे दिया है। तो ए अपना हिस्सा तो 1,000 नहीं वसूल सकता, लेकिन कितना अधिक दिया है 2,000। तो 2,000 जो दिया है वह 1,000 पड़ा बी का, और 1,000 किसका, सी का। तो क्या बी और सी से ए बाद में 1,000 वसूल सकता है कि नहीं, वसूल सकता है। इसी को कहते हैं अंशदान। तो संयुक्त वचनदाताओं के बीच अंशदान का सिद्धांत की धारा में, तो आपका क्या जवाब रहेगा 43। बराबर बराबर अंशदान करेंगे। मैं बता दूं, कल उदाहरण भी पिछले लेक्चर में अच्छे अच्छे बताए गए। तीसरा जो इसमें सिद्धांत है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन या प्रत्यासन का सिद्धांत, या प्रतिस्थापन का, लिख लीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, इंग्लिश में सबरोगेशन कहा जाता है, हिंदी में प्रत्यासन का सिद्धांत। अब आपका प्रत्यासन का सिद्धांत टीपीए में देखिए, आपका टीपीए में अंशदान भूल गया भाई आदमी। टीपीए में अंशदान या अभिदाय का सिद्धांत 82 में है। तो अंशदान जहाँ लिखे हैं वहाँ टीपीए का सेक्शन लिखिए 82, कोरिलेट करिए तो किस धारा में है 82 में। अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, एक लाइन जानिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन का मतलब ये हुआ प्रत्यासन। प्रत्यासन का मतलब प्रत्यास्थापन। प्रत्यास्थापन का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति दूसरे के स्थान पर स्थापित हो जाता है। तो स्थापित पहले टीपीए में खूब पूछा जाता है। पहले अभी कॉन्टेक्ट ना देखे, टीपीए देखिए। टीपीए की किन धाराओं में डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन
का प्रावधान किया गया है। तो एक तो आपका 44 में है और दूसरा सेक्शन 92। लिखिए भाई 44 और 92 उसको लिख लीजिए। डार्टी नाप सबरोगेशन 44 टीपीए में है और आपका है 92। ठीक उदाहरण 44 का हम बताते हैं, तब आपका संयुक्त कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। देखिए मान लीजिए ये जमीन है, 3 हिस्सेदार हैं, 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 का हकदार ए है, 1/3 का उसमें हकदार बी है और 1/3 का हकदार कौन हो गया? सी। ए अपना हिस्सा सी को अंतरित डी ई को अंतरित कर देता है, यानी कि ई को बेच देता है। तो अब ए इस हिस्से से हट जाएगा और ए की जगह कौन इस हिस्से पर बैठ जाएगा? ई। यानी कि ई ए के स्थान पर क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया, सबरोगेट हो गया, प्रत्यासन हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन। अब संयुक्त वचनदाताओं में थोड़ा ये इसी उदाहरण पर बस ए बी तथा सी ने डी से वादा किया था कि हे डी हम लोग मिलकर कितना देंगे? 3000। डी ने ए से पूरा पैसा वसूल लिया क्योंकि अधिकार था। अब डी के स्थान पर कौन बैठ जाएगा? ए। और डी को बाहर करके कौन आ गया? ए। और एक किससे वसूलेगा? 1000 अब बी से भी और सी से भी। यही नियम संविदा अधिनियम में आपका गारंटर पर भी लागू होता है, यानी कि आपका जो प्रतिभू होता है वह भी सबरोगेट करता है। तो प्रतिभू का देखे लिया जाए, थोड़ा सेक्शन देखिए तो भूल रहा है। तो प्रत्याभूत की संविदा, रुकिए देखना पड़ेगा भाई, 144 है कि कौन था? वन 140 लिख लीजिए उसको। तो संविदा अधिनियम की धारा 43 में तो डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन है ही। एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन 140 में भी दिया गया है, गारंटी की संविदा में धारा 140 में। देखिए वहाँ भी उदाहरण मैं बता दूं, तब 43 तो बता ही गया था, बस सिद्धांत एक दो बचा रह गया था। देखिए आपका ए बी से कहता है कि हे बी तुम सी को 1000 रुपया उधार दे दो, अगर सी तुम्हारा पैसा न लौटाए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं तुम्हारा पैसा क्या करूँगा? लौटाऊंगा। सी पैसा लौटाने में विफल हो गया तो बताइए बी किससे वसूलेगा? 1000 ए से, क्योंकि ए क्या बना है? गारंटर। तो ऐसी दशा में ए से वसूल लिया पैसा बी, तो जब बी ए से वसूल लिया तो बी हटेगा और बी की जगह पर कौन आ जाएगा? ए। बी को जो अधिकार किसके खिलाफ थे? सी के, वे सारे अधिकार कौन पालेगा? प्रतिभू, यानी कि गारंटर। और गारंटर बाद में सी से कितना वसूलेगा? 1000, क्योंकि बाध्य कौन था? सी। ए तो केवल क्या लिया था?
गारंटी, तो बाद में धन वसूला जाता है, गारंटर ही वसूलेगा, लेकिन गारंटर दायी होगा, तो गारंटर किसकी जगह पर बैठ गया? लेनदार के, क्रेडिटर के, जो उधार दिया था। अब आइए 43 हो गया, 44 आ जाइए, पढ़ा दिया गया था 44, 43 पूरा। 44 में जो सिद्धांत है वह देखा जाता है आपका संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का प्रभाव, एक को छोड़ने का प्रभाव, अर्थात एक को रिलीज करने का प्रभाव। तो आइए एक को रिलीज किया जाए। अब यहाँ जो सिद्धांत आपका पूछा जाता है, इंग्लैंड और भारत में अच्छा क्वेश्चन बना है। इंग्लैंड में नियम ये है कि एक रिलीज हो गया तो सभी रिलीज, एक को छूट दे दी गई तो सभी छूट पाने के क्या होंगे? हकदार। लेकिन भारत में ऐसा नियम नहीं है, अर्थात एक वचनदाता को निर्मुक्त करना सभी वचनदाताओं की निर्मुक्ति मानी जाएगी भारत में कि नहीं मानी जाएगी? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं मानी जाएगी। तो निर्मुक्त करा दिया जाए एक उदाहरण द्वारा, बस वहीं ए बी तथा सी तीनों मिलकर वादा किए हैं डी से कि हम 3,000 रुपया देंगे। डी ए से करार कर लेता है कि मैं तुम्हारे से नहीं वसूलूंगा, केवल किससे? 3,000 वसूलूंगा, बी सी से वसूल लेता है। या ए 2 से करार करा दीजिए डी का, ए को भी छोड़ देता है, किसको? बी को भी। पूरा पैसा किससे वसूलता है? सी से। तो बताइए, 2 को छोड़ दिया तो क्या सी भी मुक्त हो जाएगा? नहीं। इंग्लैंड में है कि मुक्त हो जाएगा, लेकिन भारत में नहीं। अब अगर सी पूरा 3,000 दे दिया तो भले डी ने ए बी को मुक्त किया है, जो इनके आपस के रिलेशन है उस पर कोई प्रभाव, यानी कि सी बाद में बी से उसका हिस्सा 1,000 और ए का हिस्सा 1,000 सी बाद में वसूल सकता है कि नहीं? वसूल सकता है, क्योंकि इसके इनके बीच जो आपस में रिलेशन है, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको अपना धन चाहिए और ये लोग आपस का रिलेशन समझे। तो आपका ये नियम है। अब इसमें आपका समाप्त हो गया 44 भी। बस यही सिद्धांत है कि एक की निर्मुक्ति क्या सभी की निर्मुक्ति में भारत में फलित होगी कि नहीं? नहीं होगी, इंग्लैंड में होगी। अब आइए आपका 45, संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन, यानी कि जबकि किसी व्यक्ति ने 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्ततः वचन दिया हो, यानी कि थोड़ा अब उल्टा बना लीजिए उल्टा का मतलब ये हुआ कि वचनदाता, जबकि किसी व्यक्ति ने, अब वचनदाता एक रहेगा और वचन ग्रहीता ज्यादा रहेंगे, तो इसी उदाहरण को उल्टा बना लिया जाए। ए ने वादा किया है कि मैं बी तथा सी को 2,000 रुपया दूंगा। तो वचनदाता अब तक कई थे, लेकिन अब कितने हो गए? एक। और वचन ग्रहीता कितने हो गए? एक से अधिक। तो बताइए, वचन ग्रहीता में आपका बी और सी, आपका दोनों को कितना मिलना है संयुक्त रूप से? 2,000। अब बैरक देखिए, 45 धारा चल रही भाई। जबकि किसी व्यक्ति ने 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तः वचन दिया हो, तब यदि संविदा से विपरीत इरादा प्रतीत न हो तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहाँ तक कि उसका और उनका संबंध है, संयुक्त जीवनों में उनकी और उनमें से किसी मृत। तो बस एक लाइन समझना है भाई, संयुक्त रूप से दावा किया जाए बी सी द्वारा, तो बताइए बी मर गया,
बार देखिए, अब बहुत आसान है। अब बताइए भाई, बी सी दोनों ऐसे वसूलें। अब बी मर गया तब क्या होगा? तो बी मर गया तो बी का उत्तराधिकारी कौन बना लीजिए? ई। अब ई और सी मिलकर वसूलेंगे। सी भी मर गया तब कौन वसूलेंगे? तो इनके भी उत्तराधिकारी बना दीजिए, कौन? एफ। तो दोनों मर गए तो दोनों के कौन वसूलेंगे? उत्तराधिकारी। ये कौन सी धारा है? आपका 45। समाप्त हो गया, इसमें ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। अब आइए, पालन के लिए समय और स्थान। इधर से आपका एक क्वेश्चन बनता है, देखिए। अब संविदा के पालन के लिए समय देखना है और स्थान देखना है। तो 46, वचन पालन के लिए समय, जहाँ की पालन के लिए आवेदन न किया जाना हो और कोई समय विनिर्दिष्ट न हो। यानी कि इसका मतलब, एक को अपना एक उदाहरण बना लीजिए भाई, सही रहेगा। मान लीजिए ए ने वादा किया है बी से कि हे बी, हम 100 किलो गेहूं देंगे। बी ने वादा किया है कि हम इसके लिए 1000 रुपया तुम्हें क्या करेंगे, कीमत देंगे। अब संविदा का पालन कराइए और 10 धाराएं इसी पर निकाल दीजिए, और जहां बनता है क्वेश्चन उसको अंडरलाइन कर लेना है। अब अगर ए को पालन करना है गेहूं देकर, और ए को पालन करना है, और ए द्वारा ये हुआ है कि ए पालन के लिए बी को एप्लीकेशन नहीं देगा, और कब गेहूं देना है इसके लिए संविदा में कोई समय भी नहीं है। तो ऐसी दशा में आपका ए संविदा का पालन करे, अर्थात गेहूं दे, तो कब दे? युक्त युक्त समय के अंदर। भाई, न तो समय नहीं दिया है, तो बताइए कब गेहूं 100 किलो बी को दे दे? उचित समय के अंदर दे दे। अब ये नहीं कि जीवन भर लटकाए रहे। अब बताइए, जो यही क्वेश्चन आपका जे में बना था कि संविदा के पालन के लिए जो युक्त युक्त समय है, जो रीजनेबल टाइम है, वह क्वेश्चन आप फैक्ट होगा कि क्वेश्चन आप ला होगा, कि दोनों होगा? तो धारा आपका 46 में नीचे देखिए, अपने मन से नहीं करना है। 46 में नीचे देखिए, स्पष्ट लिखा गया है। ये जे में क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है, गलत न हो। युक्त युक्त समय, ये तथ्य का प्रश्न होगा कि विधि का कि दोनों का? तो क्वेश्चन आप फैक्ट होगा, और न्यायालय फैक्ट एंड कंडीशन के आधार पर, यानी कि तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर इसका क्या करेगा? निर्धारण। गलत न हो, विधि का प्रश्न न मार दीजिएगा। यहाँ जो आपका क्वेश्चन फिर आईपीसी में कवर करिए, एक आ चुका है एपीओ में भी, कि जो प्रोवोकेशन था, यानी कि आईपीसी की धारा 300 का एक्सेप्शन नंबर जो फर्स्ट है, कि प्रकोपन में आकर मट आपराधिक मानव वध किया। तो प्रकोपन अचानक और गंभीर था कि नहीं? ये क्वेश्चन आप फैक्ट होगा कि क्वेश्चन आप ला होगा? तो वहाँ भी प्रकोपन या प्रोवोकेशन क्वेश्चन आप फैक्ट होगा। एपीओ जे दोनों में आ चुका है, गलत न हो। वहाँ भी क्या होगा? आपका तथ्य का ही क्या होगा? प्रश्न होगा, विधि का नहीं। अगला देखिए, इसके बाद 47 देखिए, वचन पालन के लिए समय और स्थान, जहाँ की पालन के लिए समय निर्दिष्ट हो, आवेदन न किया जाना हो। तो जब समय दे दिया गया है तो आप उस समय के अंदर पालन करिए, उचित समय के अंदर। जैसे कि हुआ है कि आप 2 तारीख को 100 किलो गेहूं हमारे दुकान पर पहुंचवा दीजिएगा, और 12 बजे रात में लेकर जा रहे हैं। क्या ये प्रायिक समय है? उचित समय है कारोबार का? भाई, आप 5 बजे 6 बजे, जब तक दुकान बंद ना हो, जब तक दुकानें बंद नहीं होती हैं, उतने समय के अंदर क्या करिए? गेहूं लेकर पहुंच जाइए। कि 2 बजे रात में गेहूं लेकर जाएंगे और जग सो रहा है तो जगाएंगे कि ले लो? तो आपका मैंने प्रायिक समय में जाइए जो कारोबार का है। 48, अमुक दिन पर पालन के आवेदन, तो ये भी छोड़ देना है 48 पे।
आपका 48 के बाद 49 भी छोड़ देना है। अब पूछा जाता है 50, वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन या किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से और उस समय पर किया जाएगा जिसे वचन ग्रहीता विहित या मंजूर करे। यानी कि ए बी को 100 किलो गेहूं देने वाला है, तो भाई जो बी है या तो ए के घर पर जाकर ले ले, या ए अपने अभिकर्ता से भेज दे, बी के पास पहुंच जाए, या ए बी के दुकान पर दे दे इत्यादि। तो अगर वचन ग्रहीता जैसा मंजूर करे 100 किलो गेहूं वैसे दे दिया जाए, तो किसकी इच्छा पर है कि ढंग बता दे? ए का। अगर पहले से ढंग निर्धारित नहीं, भाई ढंग बता दे, इसमें भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब धारा आपका व्यतिकारी वचनों का पालन। अब आइए 51 से, आइए यहाँ से व्यतिकारी में एक क्वेश्चन आपका बनता है, मुख्य रूप से बनता है 57 और 58 से क्वेश्चन, लेकिन रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है आपका एक लाइन कम से कम जानिए। इसी उदाहरण पर मैं चलूंगा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस झारखंड जे में पूछा गया था और बिहार में भी आ सकता है, यूपी में भी, कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस या आपका व्यतिकारी वचन या पारस्परिक वचन की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा 2F। कौन सी धारा? व्यतिकारी वचन क्या होते हैं कि जब दोनों पक्षकार वादा किए हो, वादा मने वचन दिए हो, वचन मने प्रतिज्ञा किए हो, और दोनों को अपनी अपनी प्रतिज्ञा का क्या करना है? पालन। तो ऐसी दशा में आपका इसी वादे को हम क्या कहेंगे? व्यतिकारी वचन। इसी उदाहरण में बताइए आप लोग। तो एक पक्षकार वादा किया है कि दोनों, श्याम ध्यान से बताइएगा, एक पक्षकार वादा किया है कि दोनों, गेहूं वाले में दोनों, तो बताइए ए ने अपनी ओर से क्या वादा किया है? 100 किलो गेहूं। बी ने क्या वादा किया है? पैसा। तो एक पक्षीय वादा रहा कि दो पक्षीय? तो वादा तेरा वादा, जब वादे के बदले वादे हो जाएं, तो ऐसी दशा में उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब इसी पर देखिए कैसे आपका झारखंड यूपी एपीओ को रिलेट करता है। सीपीसी में जब पढ़िएगा तो व्यतिकारी राज्य क्षेत्र की डिक्रियों का निष्पादन 44A, जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। सीपीसी में कौन सी धारा जोड़ेंगे? 44A। फिर यूपी एपीओ ने बनाया सीआरपीसी में जाकर कि व्यतिकारी राज्य क्षेत्र सीआरपीसी की किस धारा में है? 105। भाई यूपी एपीओ का क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल राज्य क्षेत्र स्टेट व्यतिकारी राज्य क्षेत्र तो किस धारा में है? 105। फिर झारखंड ने बना दिया कि व्यतिकार संविदाकारी राज्य, व्यतिकारी नहीं, जो आपस में कांटेक्ट किए हैं, 105A। सीआरपीसी की धारा 105A, कैपिटल ए लिखिएगा। भाई संविदाकारी राज्य कहाँ दिया है? देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन बना है। यूपी एपीओ में 2-3 बार 105 बना है, झारखंड एपीओ में 105A बना था। फिर आपका बैक हो जाइए संविधान नियम में। अब संविधान नियम में ये है कि व्यतिकारी वचन का पालन। तो अब आइए, अगर संविदा में, पहले कंसेप्ट बना लीजिए ताकि 4-5 धाराएं आसानी से निकल जाए। अगर संविदा में स्पष्ट लिखा है कि पहले ये 100 किलो चावल देगा और तब भी 1000 रुपया देगा, तो बताइए किसको अपना वचन पालन करना है? ए को। उसके बाद किसको? बी को। ठीक। अगर संविदा में लिखा है कि पहले भी 100 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, तब ये 100 किलो गेहूं देगा,
तो पहले किसको पहले क्या देना पड़ेगा? पैसा। और कहीं कुछ लिखा न रहे तो तत्काल 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 यानी कि 100 किलो गेहूं दे ए, और भी उसी समय क्या दे दे? 1000 रुपया। भाई अगर कहीं कुछ न लिखा है तो व्यतिकारी वचन है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक साथ पालन करना पड़ेगा। लेकिन ये कब? जब संविदा में इसके विपरीत कोई बात लिखी गई हो, कि न लिखी गई हो, न लिखी। अब इन्हीं बातों को सेक्शन वाइज चलना है। देखिए क्या वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद न हो। यानी कि ए गेहूं देने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि बी आपका अपना वादा निभाने के लिए न कहे। यानी कि जब तक कि बी न कहे कि 100 किलो गेहूं के बदले हम 1000 रुपया देंगे, जब तक भी तैयार न हो पैसा देने का, ये भी गेहूं देने के लिए बाउंड है कि नहीं है? आपका नहीं है, क्योंकि भाई दूसरी तरफ से भी वचन आया है आपका। देखिए दृष्टांत देखिए, क और ख संविदा करते हैं कि ख को क माल परिधान करेगा, यानी कि सामान प्रदान करेगा, तो सामान में 50 किलो पनीर कर दिया जाए। क्योंकि उदाहरण भाई आपका, क्योंकि आपका जो सुनी सुनाई बातें थे कि आपका अरुण जी के यहाँ 50 किलो पनीर बन रहा है, ये भाई देखिए अरुण जी ने नहीं बताया था, ये हियर से एविडेंस था, और हियर से एविडेंस की कोई गारंटी नहीं रहती। इसीलिए धारा 60, अब याद रखिए एक सिद्धांत भी इस पर, जो अनुश्रुत साक्ष्य है उसका नियम ही यही है कि अनुश्रुत साक्ष्य विसंगत और अग्राह्य होता है, यानी कि न तो रेलेवेंट होता है, न ही इसे एडमिट किया जाता है। लेकिन अपवाद हैं, अपवाद का मतलब कुछ सच्चाई को सपोर्ट मिल जाए। तो अब तक तो सपोर्ट कोई नहीं मिला कि 50 किलो पनीर बना था, तो कैसे कह दिया जाए कि बना था? अब कुछ जो साक्षी थे, जो पनीर बनाए थे या देखे थे, वो आकर हमसे कह दें, खाने से नहीं होगा भाई। जो गवाह थे तब तो भाई वो आई विटनेस हो जाएंगे, तब कहा जा सकता है। लेकिन मामला अभी ठंडे बस्ते में है, जब गवाह आएंगे कह देंगे कि हमारी आंखों के सामने, उसके बाद जीरा भी होगा, कहीं गवाह आपका घूस तो नहीं लिया। ये भी तो होता है कि गवाह ले लिया घूस, यानी कि 2 मिठाई के बदले 4 खा लिया, कहा कि हम तुम्हारे फेवर में क्या करेंगे। तो अभी जीरा कराया जाएगा एविडेंस में, आगे आगे देखिए। तो फिर एक यानी कि सामान पर आया, यहाँ गुड्स, माल मतलब गुड्स, माल परिदत्त करेगा जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर ख द्वारा किया जाएगा। तो पहले यहाँ करार हुआ है कि सामान दिया जाएगा, उसके बाद क्या दिया जाएगा? पैसा। तो बताइए इस उदाहरण में बताते रहिए, सामान है ही 100 किलो गेहूँ, तो पहले क्या किया जाएगा? ए द्वारा 100 किलो चावल, और उसके बाद क्या दिया जाएगा? 1000 रुपया। अब इसके बाद आपका बैरक देख लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं, आगे बढ़ा जाए भाई। सेक्शन आपका छोटे छोटे हैं, कुछ निपटाया जाए इधर। व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम, तो पालन का क्रम बता ही दिया गया है। आपका पालन का क्रम क्या होगा? तो करार हुआ है तो उस करार के अनुसार होगा, कोई करार नहीं है तो आपका संव्यवहार की प्रकृति के अनुसार होगा। तत्काल 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 सब कहिए। 53 भी आइए, नहीं पढ़ना है। 54 भी छोड़ देना है, आपका 54 भी नहीं पढ़ा जाता है। फिर 55 से क्वेश्चन बनता है आपका 55, जरूर याद रखिए। जो टाइम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल होता है। यहाँ जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि समय संविदा का सार होता है या समय संविदा का मर्म होता है। मर्म मतलब जान होता है, एसेंशियल होता है, क्रूड होता है। तो क्वेश्चन यही एक लाइन केवल बनता है कि समय संविदा का मर्म है।
मर्म का मतलब ये हुआ एसेंशियल, अनिवार्य है। यानी कि अगर ए ने बी को बता दिया है कि 5 तारीख को 100 किलो गेहूं हमें दे देना, हर हाल में दे देना, 5 से आगे किसी भी हाल में मामला बढ़ना चाहिए कि नहीं? नहीं। तो बताइए इस शब्दों से आपका क्या आशय निकालेंगे कि जो ये 5 तारीख है ये मर्म है कि नहीं है? तो समय संविदा का यहाँ मर्म हुआ कि नहीं हुआ? सामान्य एक उदाहरण देखिए, एक कहता है कि चलो 5 तारीख को तुम 100 किलो गेहूं दे देना। अब अगर पक्षकारों का इरादा ये था कि चलो 5 को पालन हो गया तो हो गया, नहीं तो 6-7 को पालन करा लेंगे, तो क्या ये जो समय है संविदा का मर्म माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब पक्षकारों का इरादा देखा जाएगा, करार की प्रकृति देखी जाएगी, उस प्रकार से ये डिसाइड होगा कोर्ट द्वारा कि समय एसेंशियल था कि नहीं था। ये बात याद रखिए। 55 के बाद आ जाइए, 56 अलग से पढ़ाई जाएगी डिटेल में। अब 57 आ जाइए, 56 पूरा एक लेक्चर लेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये तथ्य का प्रश्न होगा, विधि का नहीं। मर्म है कि नहीं ये तथ्य का प्रश्न होगा। हाँ ये पूछ सकता है भाई, देखिए जल्दीबाजी में। नहीं आपका देखिए, नहीं बेयर एक्ट के केस ना पढ़िए भाई, किताब के केस, किताब के ही केस महत्वपूर्ण है। बेयर एक्ट में गलत भी लिखा है। अगला देखिए, इसमें आपका तथ्य का मार्क कराइए, ये भी क्वेश्चन आ चुका है जे में। अगला देखिए भाई, आपका अगला जो आपका पढ़ना है 57 और 58 से भी क्वेश्चन बनता है। सतर्क रहना है, कई बार झारखंड, यूपी, बिहार में क्वेश्चन बन चुका है। बहुत आसान आसान धाराएं हैं। 57 और 58 में मैं बता दूं, दोनों धाराओं में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लिख लीजिएगा, आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत समाहित है। बताइए एक दो धारा और बताई गई थी। कॉन्टेक्ट की धारा 24 बताई गई, पृथक्करणीयता का सिद्धांत फिर 27 बताई गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी याद करते रहिए। धारा 24 जो आपका पिछली बार पूछा गया था, ये बिहार में, हाँ बिहार में आया था कॉन्टेक्ट की धारा 24। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इसके बाद 27 में है, फिर 57 में है, 58 में है। वाइब्रेट कर लीजिए भाई मोबाइल। देखिए आगे भाई 57 58 लास्ट में देखा जाए, बहुत आसान है, बस दिमाग लगाना है। अब आप देखिए, अगर कुछ वैध बातों को करने का वचन है और कुछ अवैध बातों का व्यतिकारी वचन है, यानी कि दोनों ने वादा किया है, जो वादा हुआ है उसमें कुछ वैध बातें भी हैं और कुछ अवैध बातें, तो वादा कराइए। आपका देखिए, कुछ वैध बातें कुछ अवैध बातें, तो वैध बातें जो होंगी वह संविदा होंगी और अवैध बातें शून्य करार। तो आइए, वैध और अवैध को अगर अलग किया जा सकता है तब देखिए उदाहरण आपका। ए कहता है बी से कि हे बी, मैं 100 किलो चावल दूंगा और आपका 2 पुड़िया चरस दे दूंगा। और बी कहता है कि मैं 1000 रुपया दूंगा। तो बताइए, चावल अलग हो गया, चरस अलग हो गया। अगर चावल बी दे लेता है, 1000 देता है, तो चावल के बारे में जो व्यतिकारी वचन है वह वैध होगा, संविदा। और चरस या अफीम या गांजा या चरस या अफीम या हीरोइन के बारे में जो वचन होगा वह क्या होगा? अवैध। तो क्या कैसा करार होगा? सुन। अब अनुकल्पी वचन 58 में आ जाइए। अल्टरनेटिव प्रामिस,
ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अब थोड़ा उल्टा कर दिया जाए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। और बी कहता है कि इसके बदले या तो मैं 100 किलो चावल दे दूंगा या 2 पुड़िया हीरोइन। या लग गया मतलब विकल्प हो गया, या तो चावल या क्या 2 पुड़िया अफीम। तो बताइए, जो चावल के बारे में व्यतिकारी वचन है वो संविदा, और जो हीरोइन या अफीम के बारे में व्यतिकारी वचन है वह क्या होगा, शून्य करा। तो दोनों बातें एक में है तो 57, और अल्टरनेटिव है तो 58। अल्टरनेटिव मतलब क्या, या तो 100 किलो चावल या 2 पुड़िया अफीम 2 पुड़िया हीरोइन। अल्टरनेटिव माने या, तो या रहेगा तो 58 और या नहीं रहेगा, सब एक में ही क्या रहेगा। जैसे कि आपका पार्टी हुई तो या तो मिठाई खा लीजिए कोचिंग में, या घर पर आकर भोजन खा लीजिए। तो या लग गया तो ये अल्टरनेटिव हो गया। दोनों बातें बताइए, वैध थी कि अवैध। वैध, तो वैध थी तो दोनों का पालन। यानी कि यहाँ मिठाई खाइए और घर पर जाकर क्या खाइए, पूड़ी पनीर खाइए, तो ये दोनों बातें वैध। लेकिन अगर यही रहता कि यहाँ मिठाई खाइए और घर पर चल के अब आगे नहीं बताया जा क्योंकि आगे भाई हमारे बस की बात नहीं है। आगे रोक दिया जा रहा है क्योंकि भाई एक सीमा में ही रहा जाए, सीमा का वाला ऐसा न किया जाए। अब बेयर एक्ट 2 मिनट देख लीजिए, वैसे बेयर एक्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा बताने का। फिर भी एक बार बेयर एक्ट में जो उदाहरण हैं, जो बातें हैं, पढ़कर सुना दिया जाए। सिद्धांत याद रखिए, डॉक्ट्रिन आप कौन सा सिद्धांत इसमें समाहित है, सेवरबिलिटी या पृथककरण। लेकिन क्वेश्चन खूब बनता है, पता ना क्यों। या तो 57 से बन जाएगा या 58 से, जाकर देखिए खूब बना है। देखिए भाई एक बार बेर, वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हो करने का व्यतिकारी वचन। तो जहाँ की कोई व्यक्ति प्रथमतः कुछ ऐसी बातें करने का जो वैध हो, और द्वितीयतः विनिर्देशित परिस्थितियों में कुछ अन्य बातें करने का जो अवैध हो, व्यतिकारी वचन देते हैं, वहाँ वचनों का प्रथम संवर्ग, प्रथम मतलब वैध बातों के लिए जो क्लाज होगा वह संविदा है, और जो अवैध बातों के लिए यानी कि वचनों का जो सेकंड ग्रुप होगा, सेकंड जो होगा वह क्या है, शून्य करार। तो देखिए उदाहरण, क और ख करार करते हैं कि ख को एक गृह क 10,000 रुपये में बेचेगा, किंतु यदि ख उसे एक धूत गृह के रूप में उपयोग कर लाए तो 50,000 और अधिक देगा। तो घर बेचने का करार वैध है, ये संविदा है। लेकिन तुम यहाँ धूत गृह यानी कि शराबालय खोल लेना, लोगों को बुलाना, 2 बूंद प्रेम से क्या करना, जुटान करके पिलाना, यहाँ अवैध धंधा शुरू कर देना, तो मैं 50,000 दूंगा। तो दूसरी बातें क्या हैं, अवैध। तो वैध बात 10,000 रुपये में घर बेचना संविदा, और ये 50,000 देने का वादा कि तुम जुआ घर खोल लो, मैं 50,000 दूंगा, ये बातें अवैध हैं। तो 50,000 देने का करार शून्य और घर बेचने का करार वैध है तो संविदा। अब व्यतिकारी वचन आ जाइए, अनुकल्पी वचन, अल्टरनेटिव वचन, वैकल्पिक। अनुकल्पी माने वैकल्पिक वचन जिसकी एक शाखा वैध हो। तो देखिए ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिसकी एक शाखा वैध हो और दूसरा अवैध हो, तो बताइए किस शाखा का प्रवर्तन कराया जाएगा, वैध, और कौन सी शाखा का प्रवर्तन नहीं कराया जाएगा, अवैध। तो अवैध शाखा शून्य करार और वैध शाखा क्या होगी, संविदा। तो वैध अवैध देख लीजिए, क और ख करार करते हैं कि ख को क 1,000 रुपया देगा, जिसके लिए क को ख तत्पश्चात या तो चावल या अफीम देगा। तो चावल की जगह हम गेहूं बता दिए थे, रकम तो सही थी भाई, चावल की जगह क्या हम बता दिए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 1,000 रुपया दूंगा। बी कहता है
कि या तो मैं चावल दूंगा इसके बदले या 2 पुड़िया क्या दे दूंगा। तो बताइए, अब अल्टरनेटिव या लग गया तो विकल्प आ गया। तो एक शाखा वैकल्पिक वैध, तो वो संविदा प्रवर्तनी। तो किसके बारे में संविदा प्रवर्तनी होगी? चावल। और किसके बारे में करार ही शून्य होगा? अफीम। तो आपका दोनों धाराएं हो गई, फिर कल आगे पढ़ाया जाएगा आपका। तो आपका अब इधर आपका कुछ धाराएं हो जाए तब 56 उठाएंगे। देखते हैं, कुछ मैंने 5-6 धाराएं और बची हैं बीच में, इधर प्री के लिए हो जाए तब कल से आपका 56 बचा है। देखिए आपका इधर पढ़ना क्या है, 75 तक 56 पढ़ना अच्छे से, 62 63 पढ़ना है, फिर आपका 68 से 72, 5 2 7 1 8 धारा थोड़ा अच्छे से, और धारा आपका उड़ा उड़ा के पढ़ना है, मैंने 2 2 4 4 लाइन दिमाग में बैठाना है कि प्री का क्वेश्चन कैसे आता है। वैसे 75 धारा तक हो गया, मतलब कि 80% कॉन्टेक्ट का क्वेश्चन आपने कवर कर लिया। 80% क्वेश्चन 75 तक आते हैं और 20% उधर से आते हैं, जो रूल है। तो 80% आपका हो जाएगा, 2-4 दिन और, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। कल क्लास चलेगा भाई, सुबह वाला अब आप